नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप में घोटाला सीरीज। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा स्कूलों में दशकों से पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत घोटाला प्रधान देश भी है, इसे पढ़ाया नहीं जाता, बस इस देश में हो जाता है। देश की आज़ादी के साथ ही भारत में घोटाले भी शुरू हो गए। आपको शायद ताज्जुब होगा कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर शौचालय, अनाज, ताबूत से लेकर शराब तक के घोटालों का शोर तो खूब होता है। लेकिन वक्त के साथ इन घोटालों की फाइलों में ही घोटाला हो जाता है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश में तकरीबन 250 से ज़्यादा घोटाले चर्चा में आ चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर मामले में या तो सबूत ही नहीं मिले या फिर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में घोटालों को माना ही नहीं। मतलब ज़्यादातर घोटाले सियासी नफा नुकसान और मीडिया ट्रायल के भूते पहले तो फले फूले और फिर अदालतों तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ गए। हम आपको कुछ कड़ियों में बताएंगे कि देश के कुछ चर्चित घोटालों का हश्र क्या हुआ। शुरुआत शुरू से करते हुए सबसे पहले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के हुए घोटालों की संक्षिप्त जानकारी से करते हैं। आने वाले दिनों में हम एक एक करके उन चर्चित घोटालों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से देश की सियासत में हलचल मचाया। कुछ को सत्ता तो कुछ को पूरा सियासी कैरियर ही चौपट हो गया। लेकिन घोटालों का अंजाम कुछ नहीं निकला। कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाले भारत में घोटालों के इतिहास का आसमान काफी फैला हुआ है। उतनी ही लंबी इन घोटालों की सूची भी है। आइए जानते हैं कि कौन सा घोटाला कब हुआ। आज़ाद भारत का सबसे पहला घोटाला जीप घोटाला 1948 में हुआ। पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को जीप की जरूरत थी। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों का आदेश दिया गया था, लेकिन 1949 तक महज 155 जीपें पहुंच पाईं। साथ ही ज़्यादातर जीपें तय मानक पर खरी नहीं उतरी। जांच में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त BK मेनन दोषी पाए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके उलट मेनन को नेहरू कैबिनेट में ताकतवर जगह मिल गई। जीप के बाद हुआ साइकिल आयात घोटाला। साल था 1951 का। उस वक्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव S.A. वेंकटरमन थे। उन पर गलत तरीके से एक कंपनी को साइकिल आयात करने का कोटा जारी करने का आरोप लगा। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिर आया BHU फंड घोटाला 1956 में। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े इस घोटाले में BHU के कुछ अधिकारियों ने फंड में हेराफेरी कर डाली थी। ये घोटाला उस समय 50 लाख रुपए का था। साल 1958 में हरिदास मुंदड़ा मामला हुआ। कोलकाता के रहने वाले हरिदास मुंदड़ा द्वारा स्थापित 6 कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 1.2 करोड़ रुपए से संबंधित मामले का खुलासा हुआ था। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी, वित्त सचिव HM पटेल और LIC चेयरमैन भी मामले में दोषी पाए गए थे। इस मामले में वित्त मंत्री को पद से हटा दिया गया और मुंदड़ा को 22 साल की सजा मिली थी। इस मामले का खुलासा फिरोज गांधी ने संसद में किया था। बात अगर 60 के दशक में हुए घोटालों की करें तो 1963 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगा था। उन पर परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगा था। कैरो की शिकायत तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को की गई थी, लेकिन नेहरू ने उनका बचाव किया था। उसी दशक में पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला 1965 में भी काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक पर अपनी निजी कंपनी कलिंग ट्यूब्स को एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करने का आरोप लगा था। इस मामले में बिजू पटनायक को इस्तीफा भी देना पड़ा था। 70 के दशक में सबसे चर्चित मारुति घोटाला 1974 रहा। इस घोटाले की आंच श्रीमती इंदिरा गांधी तक भी पहुंची थी। इस मामले में पैसेंजर कार बनाने का लाइसेंस देने के लिए संजय गांधी की मदद की गई थी। हालांकि आज मारुति देश ही नहीं विदेश तक में कार बनाने के मामले में एक ब्रांड है। 80 के दशक में एक और मुख्यमंत्री घोटाले की चपेट में आए। अंतुले ट्रस्ट प्रकरण की गूंज 1981 में हुई और यह महाराष्ट्र में हुए सीमेंट घोटाले से संबद्ध था।
महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री AR अंतुले का नाम इस घोटाले में सामने आया था। उन पर आरोप यह था कि उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान, संजय गांधी निराधार योजना, स्वावलंबन योजना आदि ट्रस्ट के लिए पैसा इकट्ठा किया था। 80 के दशक में ही जिस एक घोटाले बोफोर्स ने देश की राजनीति में न सिर्फ भूचाल मचाया था, बल्कि राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली साख पर बट्टा लगाने से लेकर उन्हीं के कभी भरोसेमंद मंत्री रहे VP सिंह को प्रधानमंत्री तक बनवा दिया, उसकी कहानी भी अजीब है। दरअसल 1986 में स्वीडन की AB बोफोर्स कंपनी से 155 तोपें खरीदने का सौदा तय किया गया। कहा जाता है कि इस सौदे को पाने के लिए 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी। ऑटोवियो क्वात्रोची और राजीव गांधी का नाम इस घोटाले में सामने आया था। देश के इस शीर्ष घोटाले को उठाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए थे, लेकिन दशकों बाद ये घोटाला कोर्ट में टिक नहीं सका और आज तक कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था। VP सिंह पर 1989 में सेंट किट्स मामले का आरोप लगा। इस मामले में VP सिंह पर अवैध पैसा लेने का आरोप लगा था। उस समय PV नरसिंह राव विदेश मंत्री थे। बाद में पता चला कि जिन दस्तावेजों के सहारे VP सिंह को फंसाने की कोशिश की गई थी, उन पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर थे, जबकि सिंह किसी भी सरकारी दस्तावेज पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किया ही नहीं करते थे। 90 का दशक कई और अहम घोटालों की याद दिलाता है, जिसमें से एक और चर्चित घोटाला बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के 1996 वाले चारा घोटाले से जुड़ा है, जिसमें लालू को सजा भी हो चुकी है। 1996 में बिहार में हुए चारा घोटाले ने देश में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि यह ऐसा घोटाला था जो कि 1-2 करोड़ रुपए से शुरू होकर 360 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। इस घपले के सूत्रधार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को माना जाता है। हालांकि लालू इस घोटाले से हमेशा इनकार करते रहे, लेकिन उन्हें सजा हो चुकी है। 90 के ही दशक में लखू भाई पाठक का मामला भी हुआ था, जिसमें इंग्लैंड में रहने वाले अचार व्यापारी लखू भाई पाठक ने नरसिंह राव और चंद्रा स्वामी पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। एक सबसे मजेदार और अपने आप में अजीब घोटाला कांग्रेस नेता सुखराम शर्मा से जुड़ा है, जिनके बेड और तकिए तक में नोट मिले थे। दरअसल कांग्रेस नेता सुखराम शर्मा, जो कि नरसिंह राव की सरकार में दूरसंचार मंत्री थे, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने हैदराबाद की एक निजी कंपनी को टेंडर दिलाने में मदद की, जिसकी वजह से सरकार को 1.6 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 2002 में उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। 99 के ही दशक में हुए हवाला घोटाले ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की हवा निकाल दी थी। देश से बाहर धन भेजने से जुड़े इस मामले में आम हिंदुस्तानियों का परिचय इसी घोटाले की वजह से हुआ। 1991 में CBI ने कई हवाला ऑपरेटरों के ठिकानों पर छापे मारे। इस छापे में SK जैन की डायरी बरामद हुई। फिर साल 1993 में एक और सनसनीखेज कांड हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा मामला। PV नरसिंह राव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शैलेंद्र महतो ने यह खुलासा किया कि उन्हें और उनके 3 सांसद साथियों को 30-30 लाख रुपए दिए गए, ताकि नरसिंह राव की सरकार को समर्थन देकर बचाया जा सके। इस मामले में शिबू सोरेन को जेल भी जाना पड़ा था। साल 1994 में ही देश में चीनी घोटाला भी हुआ था। तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री कल्पनाथ राय ने बाजार भाव से भी महंगी दर पर चीनी आयात का फैसला लिया था। इस चीनी घोटाले में सरकार को 650 करोड़ रुपए का चूना लगा। इस मामले में राय की कुर्सी भी जाती रही और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। देश ने 90 के दशक में ही एक अजीबोगरीब जूता घोटाला भी झेला है। इस मामले का 1995 में खुलासा हुआ और बहुत सारे सरकारी अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अफसर, सिटी बैंक, बैंक ऑफ ओमान, देना बैंक आदि भी इस मामले में लिप्त पाए गए। फिर आया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तहलका कांड का जिन्न। एक मीडिया हाउस तहलका के स्टिंग ऑपरेशन ने यह खुलासा किया था कि कैसे कुछ वरिष्ठ नेता रक्षा समझौते में गड़बड़ी करते हैं। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को रिश्वत लेते हुए लोगों ने टेलीविजन और अखबारों में देखा।
इस घोटाले में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का नाम भी सामने आया था। जॉर्ज को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बात अगर खेल घोटाले की करें तो साल 2000 में जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का धब्बा पहली बार भारतीय खिलाड़ियों पर लगा। इसमें तब के स्टार क्रिकेटर और कप्तान रहे अजहरुद्दीन और अजय जडेजा का नाम सामने आया। अजय शर्मा और अजहर पर आजीवन प्रतिबंध लगा तो जडेजा और मनोज प्रभाकर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। फिर आया बराक मिसाइल सौदे का जिन्न। बराक मिसाइल रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का एक और नमूना बराक मिसाइल की खरीदारी में देखने को मिला। इसे इजराइल से खरीदा जाना था जिसकी कीमत लगभग 270 मिलियन डॉलर थी। इस सौदे पर डीआरडीपी के तत्कालीन अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम ने भी आपत्ति जताई थी। फिर भी यह सौदा हुआ। यूटीआई घोटाले में किसी को सजा भी नहीं हुई। आरोप के मुताबिक 48,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला पूर्व यूटीआई चेयरमैन पीएस सुब्रमण्यम और 2 निदेशकों एम कपूर और एसके बासु ने मिलकर किया। ये सभी गिरफ्तार हुए लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। यूपी की सियासत और खास तौर पर मायावती के सियासी करियर में ताज कॉरिडोर घोटाले के निशान अब तक तरोताजा है। 175 करोड़ रुपए के ताज कॉरिडोर घोटाले में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर लगातार तलवार लटकी रही और अब भी लटकी हुई है। सीबीआई के पास यह मामला है और राजनीतिक सुविधानुसार जब तक खुल और बंद हो जाता है। इसी तरह कोडा मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने देश को पहली बार बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए कोई अरबों की कमाई कैसे कर सकता है। यह साबित किया झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोडा ने। उन्होंने 4000 करोड़ से भी ज़्यादा की काली कमाई की, विदेशों में निवेश किया। कोडा इस मामले में जेल में भी रहे। एक ऐसा घोटाला जिस पर कई फिल्में तब बन गई उसका नाम है आदर्श सोसाइटी घोटाला। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी ने गैरकानूनी तरीके से कोलाबा के आवासीय क्षेत्र नेवी नगर और रक्षा प्रतिष्ठान के आसपास इमारत का निर्माण किया। यह योजना कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के लिए बनाई गई थी, जबकि इसके 80% फ्लैट्स असैनिक नागरिकों को आवंटित किए गए। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान को इस्तीफा तक देना पड़ा था। हमारे महान देश में मुर्दों को भी नहीं बख्शा जाता। इसका सबूत बना कारगिल ताबूत घोटाला। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद एक बेहद संगीन मामला सामने आया। 1999-2000 के दौरान ऐसे 500 एल्युमिनियम ताबूत और 3100 थैले खरीदने के लिए अमेरिका की एक कंपनी के साथ सौदा किया गया था। इस तरह की बातें भी सामने आई कि जिन ताबूतों की खरीद हुई उनमें भारी घोटाला हुआ, जिसके चलते तब के रक्षा मंत्री बी जॉर्ज को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज घोटाला साल 1992 में शेयर बाजार में घोटालों का तहलका मचाने वाले शेयर दलाल हर्षद मेहता पर लगे। आरोपों के बाद इस जेपीसी का गठन किया गया था। आरोप था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड के पैसों का मेहता ने दुरुपयोग किया था। मेहता के वायदा सौदों का भुगतान न कर पाने की वजह से सेंसेक्स में 570 अंकों की गिरावट आई थी। सीबीआई ने लगभग 72 आपराधिक मामले दर्ज करने के अलावा 600 दीवानी मामले चलाए, लेकिन उनमें से महज 4 मामलों में ही आरोप पत्र दाखिल किए गए। सितंबर 1999 में मेहता को मारुति उद्योग के साथ धोखाधड़ी के आरोप में 4 साल की सजा हुई और उसका जेल में निधन हो गया। आईपीएल घोटाला भी खेलों पर बट्टा लगा चुका है। वित्तीय अनियमितताओं के चलते आईपीएल 3 के समापन के तत्काल बाद आईपीएल प्रमुख रहे ललित मोदी को पद से निलंबित कर दिया गया था। मामले की जांच अभी भी चल रही है। मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। आईपीएल में 1200 से 1500 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही गई थी। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर इस घोटाले के चलते प्रतिबंध भी लगा था। आईटी सेक्टर में हुए सत्यम घोटाले को कौन भुला होगा। सत्यम घोटाला कॉर्पोरेट जगत में सबसे बड़ा घोटाला था। उस समय भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विस ने रियल एस्टेट और शेयर मार्केट के जरिए देश को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया।
आपको तेलगी तो याद होगा ही, स्टाम्प घोटाले वाला। स्टाम्प की हेरा फेरी कर अब्दुल करीम तेलगी ने देश को 20,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इस घोटाले की खास बात यह थी कि तेलगी को सरकार का पूरा सहयोग मिला, जिसके चलते उसने स्टाम्प की हेरा फेरी को अंजाम दिया। फिर आया सुरेश कलमाड़ी से जुड़ा कॉमनवेल्थ गेम घोटाला। इस मामले में करीब 70,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ। इस मामले में मुख्य तौर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और उनके सहयोगियों के नाम शामिल रहे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने मनमोहन सिंह सरकार में खासा हलचल मचाई और बाद में कोर्ट में मामले की हवा निकल गई। कहा जाता है कि इस पूरे मामले में देश के खजाने को 176,000 करोड़ की हानि हुई। इस मामले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व संचार मंत्री ए राजा को जिम्मेदार ठहराया गया। दिसंबर 2017 में सीबीआई कोर्ट ने इस मुकदमे के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया और कहा कि यह गलत मुकदमा किया गया था। ऐसा माना गया कि यह घोटाला हुआ ही नहीं था। भगोड़ों की सूची में शामिल विजय माल्या प्रकरण भी कम दिलचस्प नहीं है। विभिन्न बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट मामले में कई जांच शुरू होने के बाद अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है। मोदी सरनेम के चक्कर में सांसदीय और सरकारी घर गंवा चुके राहुल गांधी के एक मोदी हैं नीरव, जिन्होंने पीएनबी घोटाला कर देश छोड़ दिया। नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के बाद दोनों फरार हैं। इसके अलावा भी घोटालों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि इस पर बाकायदा एक वेब सीरीज तक बनाई जा सकती है, जैसे HDW घोटाला, सबमरीन घोटाला, बिटुमैन घोटाला, तंसी भूमि घोटाला, सुरक्षा घोटाला, JMM घूस कांड, यूरिया घोटाला, CRB घोटाला, सॉफ्टवेयर घोटाला, IPO घोटाला, वोट के बदले नोट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, नरेगा घोटाला। हम आगे एक एक कर कुछ महत्वपूर्ण घोटालों की कुंडली खोलेंगे। धन्यवाद।